स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। रोजाना की तरह आज हम फिर हाजिर है उन इवेंट्स के साथ में जहां पर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। बात करते हैं आज 19 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। पहली बड़ी खबर जो आई वो हमने पीआईबी से ली। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें कहा गया 7 नेशनल साइट्स जो भारत से हैं उन्हें यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया। यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाती है उससे पहले एक टेंटेटिव लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसमें भारत की 7 और जगहों को इंक्लूड किया गया जो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला मौका है। अगर इस न्यूज को एनालिसिस किया जाए तो समझिएगा कि 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थल जिन्हें हम नेशनल हेरिटेज साइट कहते हैं उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद में भारत की कुल टेंटेटिव साइट्स की बात की जाए तो वो 62 से बढ़कर 69 हो गई है, जिनमें से 49 सांस्कृतिक मींस कल्चरल, 17 प्राकृतिक मींस आपका नेचुरल एंड 3 मिक्स्ड मींस आपका मिश्रित धरोहर स्थल जो है वो शामिल। इन 7 साइट्स के बारे में बात करें तो इसमें शामिल है आपका डेक्कन ट्रैक्स जो महाराष्ट्र की विश्व की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित लावा प्रवाह संरचना के रूप में जाना जाता है, जो वहां कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित है। इसे आपका टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। उम्मीद है आने वाले समय में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जाए। वैसे ही दूसरी पोजीशन पर आपका है सेंट मैरी द्वीप समूह, सेंट मैरी आइलैंड, जो कर्नाटक में दुर्लभ स्तंभकार बेसाल्टिक शेल संरचना के रूप में शेल रॉक स्कल्पचर के रूप में जाना जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली 85 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, 85 मिलियन वर्ष पुराना है। वहीं थर्ड अगर इसमें बात की जाए तो उस लिस्ट में शामिल है मेघालयन एज गुफाएं, मेघालयन एज केव्स, जो मेघालय के माहौल गुफा या होलोसीन युग का वैश्विक संदर्भ बिंदु के रूप में उसे जाने जाते हैं। वहीं शामिल किया गया है आपका नागा हिल ऑफियोलाइट को, नागा हिल ऑफलाइट जो नागालैंड में महासागरीय परतों पर महाद्वीपीय प्लेट पर उठाव के कारण बना है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की एक गहरी समझ को एक्सप्लेन करता है। इससे भी 4th नंबर के आधार पर इंक्लूड किया गया। 5th पोजीशन पर इंक्लूड की गई है गाइस, दैट इज एरामिट्टी डिबालू। एरामिट्टी डिबालू जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट लाल रेत के टीलों का एक क्षेत्र है, जो प्राचीन जलवायु और भू आकृतिक साक्ष्य को अवेलेबल करवाता है। ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहीं पर अगर आपका 6th पोजीशन पे इंक्लूड हुआ तो वो इंक्लूड हुआ आपका तिरुमला हिल्स, जो तिरुपति हिल्स जिन्हें हम जानते हैं। तिरुमला हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, एपाचियन अनकंफर्मिटी एंड सिलाथोरनम प्राकृतिक मेहराब के रूप में इन्हें जाना जाता है, जो 1.5 बिलियन या 1 अरब वर्ष पुराने के रूप में भूगर्भीय संरचना के रूप में इसे प्रख्यात है या फिर अपना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। वहीं 7th पोजीशन पर शामिल किया गया है आपका वर्कला क्लिप्स, जो वर्कला क्लिप्स है केरल के समुद्र तटीय चट्टानों, मियोप्लासिन काल की संरचना और औषधीय झरने और भू आकृतिक आकर्षण के रूप में ये पॉपुलर। अब ये 7 साइट यूनेस्को द्वारा टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड है, जिन्हें आने वाले समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया जाए। यूनेस्को हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि विश्व में ये एक रिकॉग्नाइजेशन उन एरिया को दे देता है, एक मार्केटिंग उनकी मिल जाती है। अब यहां से सवाल देखे जाए किस तरह के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? मेघालयन एज का वैश्विक संदर्भ किस गुफा से जुड़ा हुआ है? वर्कला क्लिप्स जो है वो हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, किस भूगर्भीय युग से संबंधित है? नागा हिल्स ऑफलाइट बेल्ट किस वैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित है? सो इस तरह के बेसिक एंड जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर यूनेस्को के बारे में बात करें तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम पहले भी कई सेशन में इंक्लूड कर चुके हैं, पर फिर आपको एक ब्रीफ कर दे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन से। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन के रूप में हुआ। पर्पस क्या है? contribution to peace and security by promoting international cooperation in education, science, culture, communication and information। तो आपका शिक्षा, विज्ञान, आपका संस्कृति,
विचार या फिर हमको जिन्हें कह ले या सूचना, इन आधारों को प्रपोर्ट करना, इसके साथ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का स्टैब्लिशमेंट करना, यही यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एड्रेसिंग इमर्जिंग सोशल एंड एथनिकल चैलेंजेस। अगर मेंबरशिप की बात की जाए तो 195 मेंबर्स इसमें शामिल है और 8 एसोसिएट मेंबर टोटल इसमें इंक्लूड माने जाते हैं। यूनेस्को का अवार्ड के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक अवार्ड यहां से आते हैं, जैसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जन, यूनेस्को कलिंग प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, यूनेस्को फलेक्स या जो बाइगली पीस प्राइज अवार्ड के रूप में जाना जाता है, जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन पीस के रूप में जाना गया। वही यूनेस्को का अगर बात की जाए तो इसका सस्टेनेबल गोल में भी अचीव करने में कंट्रीब्यूशन है। वर्तमान में अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो चुका और कई देश इसके अंदर क्या है शामिल हो रहे। ये यूनेस्को से संबंधित वो चीजें जो पूछे जाने की संभावना एग्जाम में रखती है। आगे अगर बात करें तो अगली बड़ी न्यूज आपके मणिपुर से निकल कर, मणिपुर inaugurates a 3-day festival to promote GI tag हताई चिली। हताई मिर्ची या हताई चिली के नाम से फेमस एक जीआई इंडिकेटर प्राप्त ये मिर्ची के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में 3-डे फेयर की शुरुआत कहां हुई? फेस्टिवल की मणिपुर में। आइए इस न्यूज को एनालिसिस कर लेते हैं। मणिपुर में हाल ही में 14th शिरारा खोंग हतई मिर्च महोत्सव, शिरारा खोंग हताई चिली फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य जीआई टैग प्राप्त हतई मिर्च का बढ़ावा देना है। स्थानीय नाम इसको अगर बात की जाए तो इसे शिरारा खोंक चिली के नाम से जाना जाता है, जो मणिपुर के सिर्फ शिरारा खोंक गांव में क्या होती है प्रचलित है। वहां उसका उत्पादन होता है, जिसका कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम प्रणाली से किया जाता है। 2021 में इसे जीआई टैग दिया गया है। इसका अगर विशेषता देखा जाए तो ये डार्क रेड कलर की होती है और एक अलग टेस्ट और आकार अपने आप में रखती है। अस्टा कलर वैल्यू 164 इसकी जो बहुत उच्च है, जिसका एक प्राकृतिक रंग गहरा और आकर्षक बनाता है। पोषण की बात की जाए तो कैल्शियम विटामिन सी से भरपूर है और एंटीऑक्सीडेंट गुण अपने आप में रखती है। आजीविका जो वहां का तंगखुल नागा बहुल सिरारों गांव के लोग हैं, उनकी मुख्य आय का स्रोत यह है। वहीं अगर जीआई इंडिकेटर के बारे में बात की जाए जो काफी लंबे समय से न्यूज में है, तो वहां से सवाल है गाइस, जैसे जीआई टैग किस उत्पाद वहां को अगर बेसिक इंफॉर्मेशन देखा जाए कि जीआई टैग किसी उत्पाद को भौगोलिक उत्पत्ति को दर्शाता है। यह खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, वाइन और स्पिरिट को दिया जाता है या इस कैटेगरी में इसे अलॉट किया जाता है। भारत में जीआई टैग का प्रावधान ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है और इसे जारी करने वाली संस्था ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, इंक्लूड होती है। अब यहां से संबंधित प्रश्न देखे जाए तो पूछे जा सकते हैं, हाल ही में चर्चित हताई चिली किस राज्य से संबंधित है? हताई मिर्च को जीआई टैग का प्रदान किया गया। हताई मिर्च की खेती किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? हताई मिर्च का एस्टा कलर वैल्यू कितना है? वो भारत में जीआई टैग देने वाली संस्था कौन सी है? प्राइमरी एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने की संभावनाएं हमें लगती है। अब यहां तक आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप जहां से देख रहे हैं वहां किस प्रोडक्ट को, उस एरिया के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, यह भी कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिए। आगे बड़ी न्यूज को कवर करते हैं और अगली न्यूज भारत के प्रधानमंत्री के थ्रू है। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश में जो भेसोला विलेज है, धार जिले में आता है, वहां पर पीएम मित्र पार्क की उन्होंने शुरुआत की। पीएम मित्र पार्क जो वर्तमान में न्यूज में है और ये पहला मित्र पार्क है जिसका शुरुआत किया गया, और आने वाले समय में और भी मित्र पार्क आने वाले। तो चर्चा करते हैं पीएम मित्र पार्क की। पीएम मित्र पार्क के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स पीएम मित्र, ये बात याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स पार्क की आधारशिला मध्य प्रदेश के धार जिले में रखी। अब इस पीएम पार्क मात्र की अवधारणा को समझिए। ये पूरा टेक्सटाइल हब जो कटाई, स्पिनिंग, वेविंग, बुनाई जिसे, डाइंग, प्रिंटिंग और गारमेंट्स, इन 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है फील करता है, जिसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों प्रकार की परियोजनाएं सम्मिलित है, जो लगभग 1000 एकड़ या उससे अधिक जमीन में लगाई जाएगी। इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन,
एक ही क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन की पूरी श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा जो एक्सपोर्ट का आता है वो आपका गारमेंट्स वाली इंडस्ट्री से आता है, अपरेल से आता है, जो भारत की जीडीपी में या भारत के एक्सपोर्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 9% का कंट्रीब्यूशन रखता है। इस कारण से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, आधुनिक सड़कें, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक, हॉस्टल, शोध एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर। भूमि का उपयोग 50% मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि, 20% यूटिलिटी सेवाएं और 10% वाणिज्यिक विकास के लिए किया जाएगा। रोजगार और निवेश की बात की जाए तो इससे 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निकलेंगे और 70,000 करोड़ से अधिक का निवेश इसमें आकर्षित करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया। यहां अगर बात की जाए तो ग्रीन फील्ड में 800 करोड़ तक का निवेश और ब्राउन फील्ड में 500 करोड़ रुपए तक का निवेश इसमें इंक्लूड है, जो पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर निकाले जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ साथ एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इसका विकास किया जाएगा। इसका संचालन वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा किया जा रहा है और 7 पीएम मित्र जो हैं वो आपके स्वीकृत किए हैं, जिनमें से एक का उद्घाटन हो गया है जो मध्य प्रदेश में हुआ। इसके अलावा एक तमिलनाडु में, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वो शामिल। तो टोटल आपके 7 पीएम या पीएम मित्र पार्क का स्थापना जो है वो होने वाला है। अब ये महत्वपूर्ण है, तो यहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं भी है और इन्हें हम पिछले क्लास में भी थोड़ा सा कवर किए थे, मैंने अभी आपको ब्रीफली या एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में बनने की संभावना है। आगे चलते अगली बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं और वो निकल कर आई आपके सुप्रीम कोर्ट के एक रिस्पॉन्स है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वर्तमान में अपनी एक पीआईएल के कारण न्यूज में तो है ही, जहां गवई साहब ने विष्णु टेम्पल को लेकर एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट है उसको, अथॉरिटी है उसको लेकर एक क्या किया है, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जो है वो जारी किया। आइए जानते हैं ये किस आधार पर है और क्यों इसे जारी किया गया, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका से जुड़ा है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय संगठित बाघ शिकार एंड अवैध वन्यजीव व्यापार के गिरोह की सीबीआई जांच की मांग की गई। संगठित में से कंप्लीट ऐसा संगठन जो एक क्लब बनाकर ओपन, बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में क्या चल रहा है, काम चल रहा है, उसके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठाई। अब यहां से एक अथॉरिटी बड़ी न्यूज में है जिसका नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इससे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हमें दिखती है, हम आपके लिए किसको एक्सप्लेन करते हैं। 2006 में इस अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसकी स्थापना की गई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो उसके अधीन आता है। और इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक दर्जा देना और बाघों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अगर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल्ड बात की जाए गाइस, तो इसमें इंक्लूड है प्रोजेक्ट टाइगर को कानूनी शक्ति प्रदान करना, बाघ अभ्यारण्य का प्रबंधन और केंद्र राज्य के बीच में एमओयू आधारित जिम्मेदारी तय करना, संसद की देखरेख में यह सुनिश्चित करना, स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ो के जो हित है उनकी रक्षा करना। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें एक आपका मिनिस्ट्री, जिसे हम कह रहे थे, आपका जो मिनिस्ट्री है उसका एक मंत्री इसके अंदर शामिल होगा, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री रहेगा, सदस्य में 3 सांसद रहेंगे और साथ में सचिव और अन्य विशेषज्ञ इसका कंपोजिशन जो है वो करते हैं। अब यहां से सवाल बनते हैं तो निश्चित बनेंगे, जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष में हुई, एनटीसीए किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, अध्यक्ष कौन होता है, प्रोजेक्ट टाइगर किस प्रकार की योजना है, एनटीसीए का कौन सा कार्य नहीं है। इस तरह के प्राइमरी और बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावनाएं हमें दिखती है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी न्यूज को कवर करते हैं। सॉरी, ये लास्ट थी, ठीक है। यहीं तक हम आपके करंट अफेयर आज के पार्ट से बनते हैं। तो एट लास्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज का सवाल है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। भारत में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष।